दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये घटना है 1970 के दशक की, अराउंड 1970 के दशक की। मुंबई के अंदर अराउंड दोपहर का 1:30-2 बजे का टाइम पीरियड था और मुंबई में जो जे हॉस्पिटल है उसके बाजू में जो तेली मोहल्ला है, उस तेली मोहल्ले के अंदर एक चमचमाती हुई काली मर्सिडीज कार आती है और रुक जाती है। उस गाड़ी में से जो शख्स उतरा था वो मुंबई का उस वक्त का सबसे बड़ा, वन ऑफ द सबसे बड़ा और खतरनाक डॉन था, जिसका नाम था बासु दादा। बासु दादा के सामने तो पुलिस भी सर झुका के खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी या फिर पुलिस और अंडरवर्ल्ड की कहानी मुंबई के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। कुछ दिन पहले बासु दादा के दरबार में एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया गया था। ये पुलिस ऑफिसर बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही सम्मानित ऐसे पुलिस ऑफिसर थे। उनका नाम था हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर। उस दरबार के अंदर जहां पे बासु दादा के साथ बाकी के लोग भी बैठे हुए थे, वहां पे कुछ दिन पहले की बात थी, वहां पे इब्राहिम कास्कर को बासु दादा की तरफ से भद्दी गालियां दी गई थी और बहुत ही बुरी तरह से उन्हें इंसल्ट किया गया था उनके बड़े बेटे साबिर के सामने। जब ये बात इब्राहिम कास्कर के छोटे बेटे को पता चली, दूसरे नंबर के 2 नंबर के बेटे को पता चली, तो उसके आंख में खून उतर आया। उसने कसम खाई कि बासु दादा का ये जो गुरूर है वो मिट्टी में मिला देगा, जिसे दूसरा कोई हिला नहीं पाता था, जिसको जो कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। ऐसी चीज करने की कसम इब्राहिम कास्कर के दूसरे बेटे ने खा ली थी। जिस चमचमाती हुई मर्सिडीज कार की मैं बात कर रहा था, उस कार से बासु दादा नीचे उतरा। शुक्रवार का वो दिन था, वो जुम्मे की नमाज के लिए आया था। जैसे ही जुम्मे की नमाज खत्म हुई, बासु दादा वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा और उसी वक्त ये जो इब्राहिम कास्कर का 2 नंबर का लड़का था, 17-18 साल का लड़का, वो और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर जैसे ही बासुदा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, इन सब लड़कों ने मिलकर बासुदा के ऊपर अटैक कर दिया। किससे? सोडा वाटर की खाली बोतलों से और फूटे हुए बल्ब से। फूटे हुए लाइट के बल्ब और सोडा वाटर की बोतलें बासु दादा के ऊपर फेंकी जाने लगी। बासु दादा और उसके जो बॉडीगार्ड्स थे, सब लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया गया था। बंबई के सबसे बड़े डॉन पर सोडा वाटर की बोतलों से हमला। बासु दादा को और उसके पहलवानों को, उसके बॉडीगार्ड्स को गाड़ी के अंदर, उसकी मर्सिडीज के अंदर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन वो लड़का वहीं पर नहीं रुका। वो बासु दादा के दरबार में घुस आया, उसके अड्डे पर घुस आया और हॉकी स्टिक से उसने उसके बासु दादा के पूरे दरबार को चकनाचूर कर दिया। उस दिन से बासु दादा की जो भी डर था, बासु दादा का लोगों के अंदर जो भी उसकी इज्जत थी, वो पूरी मिट्टी में मिल गई और उस दिन बासु दादा को शहर छोड़ना पड़ा। दोस्तों, जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूं, जिसने इस डॉन को सड़क पर भागने के लिए मजबूर कर दिया, वो लड़का दूसरा कोई और नहीं था बल्कि दाऊद इब्राहिम कास्कर था। हिंदुस्तान के इतिहास में कई नाम कई चीजों की वजह से हमेशा हमेशा के लिए फेमस हो चुके हैं। उन नामों के अंदर जो नाम बुरी चीजों के लिए फेमस हुए या फिर ऐसा कहते हैं कि इनफेमस हुए, उन नामों में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आता है तो वो है दाऊद इब्राहिम का। एक पुलिस हेड कांस्टेबल का लड़का जिसके खाने के ठिकाने नहीं, 2 वक्त के खाने के ठिकाने नहीं है, जिसकी जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है, जो 6ठी क्लास के आगे पढ़ा भी नहीं है, ऐसा आदमी एक इंटरनेशनल माफिया डॉन बन जाता है। 2 सरकारें, 2 देशों की सरकारें, दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों को अपने इशारों पर नचाता है और करीब करीब
1 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक बन जाता है। दोस्तों, दाऊद एक गली के मामूली अपराधी से इतना बड़ा डॉन बना कैसे, इसकी ये कहानी है। यह दौर है करीब करीब 1950-1960 का। उस वक्त का मुंबई शहर हिंदुस्तान के फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में उभर रहा था। नई नई फैक्ट्रियां लग रही थी, कॉटन मिल्स दिन रात चल रही थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम तेजी पकड़ रहा था। हिंदुस्तान के कई हिस्सों से लोग यहाँ काम ढूंढने और अपने सपने पूरे करने आ रहे थे। मुंबई में बॉलीवुड का क्रेज अपने चरम पर पहुंच चुका था। दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद जैसे स्टार्स भी मुंबई में रहते थे। लोगों को अब यह सपनों की नगरी लगने लगी थी। इस मुंबई को उस वक्त कुछ गिने चुने लोग कंट्रोल करते थे। हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और बासु दादा जैसे लोगों का इस माया नगरी पर राज था। दोस्तों, मैंने अभी जितने लोगों का नाम लिया, ये सभी लोग जब मुंबई आए थे तब इनके जेब में एक दहला भी नहीं था, लेकिन देखते ही देखते वो मुंबई के राजा बन गए। करोड़ों रुपयों की दौलत, चमचमाती हुई मर्सिडीज कार और लोगों के अंदर बनी हुई उनकी दहशत, आम आदमी के लिए, उस वक्त के आम आदमी के लिए ये लोग एक रोल मॉडल बन चुके थे। उनकी इस चमक धमक के पीछे उनके काले कारनामे और गैर कानूनी धंधे अक्सर छुप जाते थे। बाकी लोगों की तरह एक पठान भी मुंबई आया था पेशावर से। उसका नाम था अब्दुल करीम खान। आगे जाके यही अब्दुल करीम खान करीम लाला के नाम से जाना जाने लगा। मुंबई आते ही करीम लाला ने एक जुए का अड्डा शुरू कर दिया था, उसी इलाके में जिस इलाके में वो रहता था। मुंबई के ग्रांट रोड स्टेशन के नजदीक बौदा गली नाम का एक एरिया है। वहां पे उसने एक मकान किराए पर लिया था और उसी एरिया के अंदर उसका जुए का अड्डा चलता था। उसके अड्डे के ऊपर गरीब से लेके अमीर तक सब प्रकार के लोग जुआ खेलने के लिए आया करते थे। जो लोग उसके अड्डे पर सारा पैसा हार जाते थे, उन्हें करीम लाला इंटरेस्ट पर पैसा देता था। अगर लिया हुआ पैसा, इंटरेस्ट के ऊपर लिया हुआ पैसा अगर सही समय पर चुकाया नहीं तो ऐसे लोगों का पठानी इलाज भी किया जाता था। इस तरह से बहुत ही कम समय में करीम लाला बहुत पावरफुल बन गया था। उसके 100 से ज्यादा लड़के, उसके लड़के एट एनी टाइम रेडी रहते थे किसी भी प्रकार का कोई भी काम करने के लिए। धीरे धीरे करीम लाला ने घर खाली करवाना, लोगों से पैसे वसूली करना, ये सारी चीजों के काम भी शुरू कर दिए। स्मगलिंग और ड्रग्स का बिजनेस उसकी तिजोरी भरने लगा। इस तरह से तैयार हुई पठान गैंग। इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस के अंदर एक कांस्टेबल थे। ओरिजिनली वो रत्नागिरी, महाराष्ट्र के अंदर जो कोंकण बेल्ट है उसके अंदर जो रत्नागिरी है, उस रत्नागिरी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है जिसका नाम है मुमका। इब्राहिम कास्कर मुमका से थे ओरिजिनली। उस गांव के अंदर इब्राहिम के पापा का एक हेयर कटिंग सलून का बिजनेस था। उस कटिंग सलून का नाम था नाज हेयर कटिंग सलून। कमाई पूरी पड़ नहीं रही थी गांव के अंदर और इसीलिए इब्राहिम मुंबई चले आए। उनके बाकी के जो 3 भाई थे इब्राहिम के, वो वही गांव में रह गए। मुंबई आने के बाद सरकारी नौकरी लग गई, पुलिस के अंदर नौकरी लग गई और इब्राहिम पुलिस के अंदर, मुंबई पुलिस के अंदर एज अ कांस्टेबल काम करने लगे। लेकिन काम करते वक्त भी उन्होंने कभी भी अपना ईमान नहीं छोड़ा था। इसीलिए वो जहां रहते थे मुंबई के अंदर, डोंगरी इलाके के अंदर, वहां पे सारे लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। जितने भी उस वक्त के माफिया डॉन थे, उन्हें भी पता था कि ये जो आदमी है, ये जो बंदा है, ये उसूलों वाला बंदा है और इसीलिए ये सारे माफिया डॉन्स इब्राहिम कास्कर की इज्जत करते थे। उनके साथ उनके रिलेशन बड़े अच्छे थे। कानून के दायरे में रहकर जहां जहां जिस को जो भी मदद कर सके वो मदद इब्राहिम कास्कर हमेशा किया करते थे। डॉन्स की भी मदद किया करते थे, आम आदमी की भी मदद किया करते थे।
इब्राहिम कास्कर बड़े ही धार्मिक इंसान थे। उनका भरोसा था एक बाबा के ऊपर, उनका नाम था निराले शाह बाबा। निराले शाह बाबा ने एक भविष्यवाणी की हुई थी। उन्होंने कहा था कि इब्राहिम कास्कर को 6 बेटे होंगे और उनमें से 2 नंबर का जो बेटा होगा वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। किसी भी बाप को नेचुरली ये बात सुनकर तो खुशी होगी कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, लेकिन निराले शाह बाबा ने ये बात नहीं बताई थी कि ये जो बड़ा आदमी बनने वाला है ये मासूमों के गले काट कर बड़ा आदमी बनने वाला है। खैर, डोंगरी के टेमकर मोहल्ले में इब्राहिम कास्कर रह रहे थे, उनकी बीवी अमीना दी और उनका बेटा, पहला बेटा, सबसे बड़ा बेटा साबिर के साथ। और 26 दिसंबर 1955 के दिन जन्म हुआ उनके दूसरे बेटे का। बड़े लाड़ प्यार से उसका नाम रखा गया दाऊद। दोस्तों, कुरान में दाऊद और बाइबल में डेविड, ये नाम जो है ना एक प्रोफेट का नाम है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। दाऊद का जब जन्म हुआ तब दावत देने के लिए, पार्टी देने के लिए इब्राहिम कास्कर के पास पैसे नहीं थे। ये बात जब करीम लाला को पता चली तो उसने खुद एक बड़ी दावत का इंतजाम किया। करीम लाला को तब ये नहीं पता था कि जिस दाऊद के जन्म की वो पार्टी दे रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, वही दाऊद एक दिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। इब्राहिम कास्कर के करीब 12 बेटे और बेटियां थी, लेकिन उन्हें दाऊद से बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि निराले शाह बाबा ने भविष्यवाणी भी तो दाऊद के लिए ही तो की थी। और इसीलिए सारे 12 भाई बहनों के अंदर सिर्फ दाऊद को एक नामचीन स्कूल के अंदर दाखिला कराया गया। उस स्कूल का नाम था अहमद सेलर हाई स्कूल। उसके बाकी सारे भाई बहन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ते थे। 1966 के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिस घटना ने दाऊद के लाइफ की पूरी डायरेक्शन ही चेंज कर दी। एक हाई प्रोफाइल केस के अंदर इब्राहिम कास्कर और उसके साथी काम कर रहे थे, लेकिन केस सॉल्व ही नहीं हो रहा था। बहुत टाइम हुआ था लेकिन यह मर्डर केस सॉल्व ही नहीं हो रहा था। इब्राहिम कास्कर के सीनियर्स को यह लगने लगा था कि इब्राहिम कास्कर के बाकी के माफिया डॉन्स के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इसीलिए जानबूझकर इस केस को सॉल्व नहीं किया जा रहा है। और एक दिन इब्राहिम कास्कर और उनके साथियों को सस्पेंड किया गया, पुलिस फोर्स से सस्पेंड किया गया। जब इब्राहिम कास्कर की जॉब चल रही थी ना, तब भी उनके घर में खाने की तंगी थी। 12 बच्चे थे, लेकिन अब तो जॉब भी चली गई थी। जॉब नहीं है तो सैलरी नहीं मिलने वाली है, सैलरी नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा, बच्चों की स्कूल फीस कहां से भरी जाएगी। इब्राहिम कास्कर को कुछ सूझ नहीं रहा था। उन्होंने हमेशा दूसरों को मदद की थी, लेकिन जब उन पर आन पड़ी थी तो क्या किया जाए ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त डोंगरी का डॉन था बाशुदा। बाशुदा की इब्राहिम कास्कर ने कई बार मदद की थी, कानून के दायरे में रहकर, जब वो पुलिस ऑफिसर थे, जब उनकी नौकरी थी तब। अब जब उनकी नौकरी चली गई है तो इब्राहिम कास्कर ने यह सोचा कि मैं बाशुदा के पास जाऊं और कुछ काम मांगू। दोस्तों, इतनी ज्यादा माली तकलीफें थी, फिर भी वो जब बाशुदा के पास गए इब्राहिम कास्कर, तब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो कोई भी काम कर लेंगे, लेकिन कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। उन्होंने बाशुदा के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन ये शुरू होने के बावजूद भी पैसे की तंगी जैसे कि वैसी थी। दाऊद के फीस भरने, स्कूल की जो फीस थी वो भरने के लिए पैसे नहीं थे और इसीलिए दाऊद इब्राहिम को 6th स्टैंडर्ड के बाद, 6ठी कक्षा के बाद स्कूल छोड़ देना पड़ा। स्कूल छूट चुका था। अब दाऊद दिन भर उसके एज के लड़कों के साथ घूमा करता था, खेलता था और आवारागर्दी करता था। ऐसा कहते हैं कि उस वक्त में इब्राहिम कास्कर के बेटों को सुबह ब्रेड और चाय खाने के बाद सीधा शाम को खाना मिलता था।
दोपहर को खाने का कोई सिस्टम नहीं था, उसके लिए पैसे नहीं थे। दोस्तों, जब गरीबी पहाड़ बनकर टूटती है ना, तब एक टाइम पीरियड के बाद इंसान को अच्छे या बुरे से कोई मतलब होता नहीं है। 1969 में महज 14 साल के दाऊद ने अपने जीवन का पहला क्राइम कर दिया था। रास्ते के किनारे एक सेठ अपने पैसे गिन रहा था। दाऊद वहां गया, उसने उस सेठ के हाथ से पैसे छीने और वो वहां से भाग गया। जब इस बात का पता दाऊद के पिता को चला, इब्राहिम कास्कर को चला, तो इब्राहिम कास्कर ने दाऊद को बुरी तरह से पीटा। दाऊद अपने पापा से जरूर डरता था, लेकिन पैसे की भूख अब उसे लग चुकी थी। पैसे की तंगी दूर करने के लिए दाऊद और उसकी टोली ने मोहट्टा मार्केट और मुसाफिर खाना के एरिया के अंदर ठगी का खेल शुरू कर दिया। उनमें से एक ठगी का जो एक टाइप था जिसे कहते थे पलटी मारना। इसका मतलब यह होता था कि राह चलते किसी भी आदमी को वो लोग एक रैडो की घड़ी दिखाते थे। 5,000 रुपए की रैडो की घड़ी है जो आपको महज 1,500 रुपए में मिल रही है। ऐसा कह के वो लोग उस व्यक्ति को, उस आदमी को अपने दुकान के अंदर बुलाते थे, 1,500 रुपए उससे ले लेते थे। और जब घड़ी को पैकिंग करना होता था तो जानबूझकर बहुत ही चालाकी से उस बॉक्स के अंदर घड़ी की जगह पे कुछ पत्थर रख देते थे या कूड़ा कचरा रख देते थे, और वो सामने वाले को ये बोलते थे कि ये इलीगल है, यहां पर इस बॉक्स को मत खोलना, दूर जाकर खोलना। जब इंसान दूर जाकर उस बॉक्स को खोलता था और जब उसे पता चलता था कि वो ठग चुका है, तब वो कुछ कर नहीं पाता था। धीरे धीरे दाऊद की और उसके दोस्तों की हिम्मत बढ़ने लगी थी। डोंगरी के इलाके में एक रिस्पेक्टेड नेता थे, लीडर थे वहां के, जिनका नाम था मौलाना बुखारी। वहां के लोगों को, मेनली यंग जनरेशन को सही रास्ते पर लाने के लिए और एकजुट करने के लिए मौलाना बुखारी ने एक नई पार्टी शुरू की थी। इस पार्टी का नाम रखा गया था यंग पार्टी, क्योंकि वो यंग लड़कों के लिए थी। दाऊद ने और उसके सारे दोस्तों ने यह पार्टी को ज्वाइन किया। जैसे ही मौलाना बुखारी साहब का इस पार्टी से ध्यान हटा कुछ रीजंस की वजह से, दाऊद ने इस पार्टी पर पूरा अपना कब्जा कर लिया। इस पार्टी को वो अब अपने फायदे के लिए यूज करने लगा। उस एरिया के जितने भी व्यापारी थे, मेनली बोहरा व्यापारी, वहां उनसे वो चंदा वसूली करने लगा। और रीजन क्या था? तो गरीबों के शादी और जनाजे के लिए वो चंदा वसूली कर रहे हैं, इस तरह से बोलकर लोगों से पैसे हेठने लगा। और हर एक व्यापारी को पैसा देना उस वक्त कंपलसरी था। धीरे धीरे मुसाफिर खाना और पाखमोड़िया स्ट्रीट के एरिया के अंदर दाऊद का दबदबा बढ़ने लगा था। लेकिन दाऊद की जिंदगी का पहला बड़ा क्राइम, जिसे हम बड़ा क्राइम बोल सकते हैं, ऐसा बड़ा क्राइम हुआ 4 दिसंबर 1974 को। दाऊद को अपने लोकल नेटवर्क से एक टिप मिली थी कि हाजी मस्तान का 5 लाख रुपया, दोस्तों ये अमाउंट उस वक्त की है, 1974 के टाइम पीरियड की है, 5 लाख रुपया हाजी मस्तान का लेकर एक मारवाड़ी अंगड़िया मस्जिद बंदर के एरिया से गुजरने वाला है। यह टिप मिली थी दाऊद को। दाऊद ने अपने 7 लोगों की एक टीम बनाई, जिसके अंदर सैयद सुल्तान और शेर खान जैसे मजबूत और ताकतवर लड़के भी शामिल थे। दोपहर का समय था। कारनाक बंदर ब्रिज से जैसे ही उस मारवाड़ी अंगड़िया की गाड़ी बाहर आई, दाऊद और उसके दोस्तों ने, उसके साथियों ने उस गाड़ी को घेर लिया। मारवाड़ी अंगड़िये को बाहर निकाला गया। दाऊद ने उसके आंखों में आंख डाल के अपनी ठंडी कोल्ड ब्लडेड आवाज में कहा कि अगर जरा सी भी आवाज हलक से निकली तो मैं तुम्हारी गर्दन काट लूंगा, जिंदगी भर आवाज नहीं निकलेगी। माल कहाँ है? दोस्तों, ये उस वक्त की, उस दशक की सबसे बड़ी लूट थी। 4,75,000 रुपया कैश लूटा गया था। लेकिन बाद में यह पता चला कि वो पैसा हाजी मस्तान का नहीं था, वो पैसा मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का था। जब यह बात पुलिस को पता चली कि इस लूट के पीछे दाऊद और उसके साथी है, ये बात सुनकर इब्राहिम कास्कर शर्म से डूब गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करें।
उन्होंने पर्सनली दाऊद और उसके दोस्तों को ढूंढा, पकड़ा, उन्हें वो खींचते हुए घर ले आए और अपनी पुरानी पुलिस बेल्ट से दाऊद और उसके बड़े भाई साबिर को इतना मारा कि उनकी पीठ से खून निकलने लगा। और उसके बाद इन दोनों को, वो दोनों लिटरली अधमरे हो चुके थे, दोनों को घसीटते हुए वो पुलिस स्टेशन ले गए और उन्होंने हाथ जोड़कर पहले तो माफी मांगी और उसके बाद उन्होंने वहां के पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि प्लीज इन दोनों को आप जेल में डाल दीजिए। लेकिन इस घटना ने एक बात तो साबित कर दी थी कि डोंगरी के अंदर एक ऐसा लड़का पैदा हो चुका था जिसे कानून और मौत दोनों का डर नहीं है। दाऊद का अगला और सबसे बड़ा लक्ष्य था पठान गैंग। उस वक्त, उस जमाने के अंदर मुंबई के अंदर पठान गैंग की बहुत बड़ी दहशत हुआ करती थी। पठान गैंग के अंदर करीम लाला से उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन पठान गैंग के अंदर अमीरजादा, आलमजेब, अयूब लाला और सैयद बाटला जैसे लोग पठान गैंग के अंदर थे। उनका खौफ चरम सीमा पर था। वो हफ्ता वसूली करवाते थे, घर खाली करवाते थे, सभी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज वो करते थे और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। दाऊद के कुछ दोस्तों को पठान गैंग के कुछ लड़कों ने बेवजह पीटा था। 1975 के अंदर शोले फिल्म रिलीज हुई थी और इसी साल की एक घटना है। डोंगरी पुलिस स्टेशन के उस वक्त के इंस्पेक्टर थे रणबीर लीखा। रणबीर लीखा इन पठानों से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। एक दिन क्या हुआ, वो जब पुलिस स्टेशन आ रहे थे तब जेजे हॉस्पिटल के बाहर उन्होंने देखा कि एक यंग युवा लड़का एक विशालकाय पठान को पीट रहा है। उन्होंने उस लड़के को पूछा, तेरा नाम क्या है? उस लड़के ने बिना डरे रणबीर लीखा के आंखों में आंख डालकर बोला, दाऊद इब्राहिम कासकर, पुलिस वाले का बच्चा हूं मैं। उसका कॉन्फिडेंस देखकर रणबीर लीखा को शोले फिल्म का डायलॉग याद आ गया, लोहा लोहे को काटता है। उन्होंने दाऊद को अपनी जीप में बिठाया और उन्होंने दाऊद को एक ऑफर दे दिया कि अगर दाऊद पठानों का सफाया कर दे तो पुलिस उसे पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। दाऊद ने भी ठान लिया था कि पुलिस की इस ऑफर का वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। दाऊद का एक अजीज दोस्त था जिसका नाम था इकबाल नातिक। ये इकबाल नातिक एक जर्नलिस्ट था, एक पत्रकार था। वो अपना एक न्यूज़पेपर चलाता था जिसका नाम था राजदार। वो अक्सर दाऊद की मदद से पठानों के खिलाफ अपने न्यूज़पेपर के अंदर लिखा करता था। एक दिन हुआ ये कि अयूब लाला और सैयद बाटला, ये जो दो लोग थे, ये पठान गैंग के लोग थे। इन दोनों ने एक गेस्ट हाउस के अंदर घुसकर एक इंसान की बेरहमी से हत्या कर दी। उतना ही नहीं तो उस इंसान की जो नई नवेली बीवी थी, जस्ट मैरिज हुआ था, तो नई नवेली जो उसकी दुल्हन थी उसका भी उन्होंने रेप कर दिया। इकबाल नातिक ने ये पूरा का पूरा किस्सा उनके नाम के साथ उसके न्यूज़पेपर के अंदर छाप दिया बिना डरे। न्यूज़पेपर के अंदर यह किस्सा आने की वजह से तुरंत पुलिस हरकत के अंदर आ गई और दोनों को, अयूब लाला और सैयद बाटला, दोनों को पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया। जेल से छूटने के बाद अयूब लाला और सैयद बाटला ने 17 अगस्त 1977 के दिन इकबाल नातिक का अपहरण कर लिया, उसे किडनैप कर लिया, उसे अपने कार के अंदर बिठा लिया। कार चलने लगी और कार के अंदर इन दोनों ने मिलकर इकबाल नातिक को बेरहमी से मारा। उतना ही नहीं तो चॉपर से कई जगह पर उसकी बॉडी के ऊपर कई जगह जख्म किए गए। उनको लगा कि अभी ये ऑलमोस्ट मर चुका है और तब इन दोनों ने इकबाल नातिक को माहिम क्रीक के एक गंदी नाले के अंदर इकबाल नातिक को फेंक दिया। उन्हें लगा था कि इकबाल नातिक मर जाएगा, लेकिन वो जिंदा था। उसे बाहर निकाला गया, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन 2 दिन तक आईसीयू के अंदर तड़पने के बाद इकबाल नातिक की मौत हो गई। अपने अजीज दोस्त की इतनी भयानक मौत देखकर दाऊद हिल चुका था। नातिक की कब्र पर मिट्टी डालते हुए दाऊद ने एक भयानक कसम खाई।
उसने कहा कि इकबाल भाई, तुम्हें जिस तरह से इन लोगों ने मारा है ना, मैं भी उन्हें उसी तरह से मारूंगा और तुम्हारे खून का बदला लूंगा। और यही से दोस्तों, यही से शुरू हुआ मुंबई का सबसे बड़ा खूनी गैंग वॉर। दाऊद की गैंग में नए से ज्वाइन हुए खालिद पहलवान ने दाऊद की इस कसम को पूरा करने का जिम्मा उठा लिया। हालांकि खालिद पहलवान पहले से ही दाऊद के साथ नहीं था, वो ओरिजिनली बाशु दादा के साथ था। जब दाऊद ने बाशु दादा का पूरा खौफ खत्म कर दिया, जब बाशु दादा को शहर छोड़ना पड़ा, तब खालिद पहलवान ने दाऊद की गैंग ज्वाइन करी थी। खालिद पहलवान ओरिजिनली मध्य प्रदेश के भोपाल से था। उसका ओरिजिनल नाम था खालिद खान, लेकिन उसकी स्ट्रॉन्ग मसल्स और स्ट्रॉन्ग फिजिक की वजह से उसका नाम पड़ा खालिद पहलवान। दाऊद की दोस्तों की पलटन को एक स्ट्रक्चर्ड अंडरवर्ल्ड गैंग के अंदर कन्वर्ट करने का काम खालिद पहलवान ने किया। ये वही शख्स है जिसने दाऊद को एक गली के गुंडे से एक इंटरनेशनल माफिया डॉन बनने में बहुत बड़ी हेल्प की। खालिद पहलवान वही इंसान है जिसने डी कंपनी के अंदर नॉन मुस्लिम शूटर्स को भी रिक्रूट करना शुरू किया, जिसे अंडरवर्ल्ड की लैंग्वेज में सेक्युलर गैंग मॉडल कहते हैं। इस सेक्युलर गैंग मॉडल को लाने वाला आदमी था खालिद पहलवान। एक दिन खबर आई कि अयूब लाला गिरगांव चौपाटी के नजदीक किसी बार के अंदर बैठा हुआ है। खालिद पहलवान अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। उसने अयूब लाला को घसीटते हुए, रोड के ऊपर घसीटते हुए गिरगांव चौपाटी से डोंगरी के इलाके में वो लेके आया। लाने के बाद खालिद पहलवान ने अपने चाकू से अयूब लाला के एड़ियों की दोनों नसें काट दी ताकि वो भाग ही ना सके, और उसके बाद उसने अयूब लाला के कलाइयों की भी दोनों नसें काट दी। अपने ही खून के तालाब में अयूब लाला तड़प तड़प कर मर गया। ऐसी ही एक खबर सैयद बाटला की भी आई थी। जैसे ही टिप मिली, तब खालिद पहलवान, उसके लोग और खुद दाऊद, ये सारे लोग एक शराब खाने के अंदर जहां पर सैयद बाटला बैठा हुआ था वहां पहुंचे। सैयद बाटला को घेर लिया गया। दोनों ने, दाऊद ने और खालिद पहलवान ने, सैयद बाटला को पीटना शुरू किया। बहुत पीटने के बाद एक टेबल के ऊपर उसे पटका गया। उसके बाद खालिद पहलवान ने अपना चाकू निकाला और सैयद बाटला की हाथ की एक एक उंगलियां वो काटने लगा। हड्डी टूटने के और उसके खून के फव्वारे जो निकल रहे थे, उस ये आप पिक्चराइज कर सकते हो आपके मन के अंदर कि क्या भयानक दृश्य होगा वो। सैयद बाटला चीखता रहा। किसी तरह से उसने खालिद पहलवान को धक्का दिया और वो वहां से भाग गया। नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाकर उसने सरेंडर कर दिया। दाऊद ने ली हुई कसम पूरी हो चुकी थी। दाऊद की इस बेरहमी के वजह से बहुत ही कम समय के अंदर वो मुंबई का वन ऑफ द बिगेस्ट अंडरवर्ल्ड डॉन बन चुका था। लेकिन पठान गैंग चुप बैठने वालों में से नहीं थी। पठान गैंग के लोगों के अंदर, उनके मन में बदले की आग झुलस रही थी। अमीरजादा और आलमजेब मौके की तलाश में थे, लेकिन उन्हें एक बात समझ में आ चुकी थी कि डायरेक्टली दाऊद को मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डायरेक्टली हम लोग नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अकेली पठान गैंग अब डायरेक्टली दाऊद के ऊपर अटैक करके उसे नहीं मार पाएगी। और इसीलिए अमीरजादा और आलमजेब ने उस वक्त के और एक बहुत ही खूंखार और पढ़े लिखे डॉन से हाथ मिलाया। इस डॉन का नाम था मन्या सुरवे। मन्या सुरवे ने एक बहुत ही खतरनाक सलाह पठान गैंग को दी, अमीरजादा और आलमजेब को। मन्या सुरवे ने कहा कि दाऊद का जो मेंटल सपोर्ट सिस्टम है ना, वो है उसका बड़ा भाई। डायरेक्टली दाऊद तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसके बड़े भाई तक तो जरूर पहुंच सकते हैं, साबिर तक। अगर साबिर को मार दिया जाए तो दाऊद पूरी तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा और आपका बदला भी पूरा होगा। 12 फरवरी 1981 का वो काला दिन था, या फिर ऐसा कहिए कि वो काली रात थी। साबिर कास्कर अपनी कार के अंदर
प्रभा देवी के एरिया से गुजर रहा था। उसने देखा तो उसकी कार के पीछे एक कार चल रही थी, जो शादी की कार जैसे होती है, फूलों से सजी हुई, ऐसी फूलों से सजी हुई एक कार साबिर कास्कर के कार के पीछे चल रही थी। साबिर को इसके अंदर कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उस फूलों से सजी हुई कार के काले शीशों के पीछे अमीरजादा, आलमजेब और मन्या सुरवे मशीन गन लेकर उसकी मौत बनकर बैठे हैं। जैसे ही साबिर कास्कर की गाड़ी एक पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंची और धीमी हुई, ये जो शादी वाली जो गाड़ी थी फूलों से सजी हुई, ये फूलों से सजी हुई गाड़ी पैरेलल आ गई साबिर कास्कर के गाड़ी के, और उस गाड़ी के अंदर से मशीन गन से गोलियां बरसाई गई साबिर कास्कर के ऊपर। इतनी गोलियां बरसाई गई मशीन गन से कि साबिर कास्कर की बॉडी छलनी हो चुकी थी। पूरी अंधेरी रात उस गोलियों के कड़कड़ाहट से गूंज उठी थी। साबिर कास्कर उसके गाड़ी के अंदर ही उसने दम तोड़ दिया था। साबिर कास्कर की मौत ने मुंबई के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड वॉर की आगाज कर दी थी। अमीरजादा, आलमजेब, पठान गैंग के ये दो लोगों ने और मन्या सुरवे ने एक सोए हुए शेर को जगा दिया था। अपने बड़े भाई की मौत के बाद अब दाऊद इब्राहिम का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो टूटकर बिखर जाएगा या फिर एक ऐसा तूफान लेके आएगा जिसमें पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड, बाकी की सारी गैंग्स जलकर भस्म हो जाएगी? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखना। इस वीडियो सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा दाऊद के ऊपर की वीडियो सीरीज का, वो आप जरूर देखना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना और बेल आइकॉन याद से आप क्लिक करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। थैंक यू सो मच।